और आज सुबह की बड़ी खबर, प्रयागराज में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज रेलवे पुलिस के मुताबिक ट्रेन से कटकर के 5 लोगों की मौत हो गई है। चंडा पुलिस थाना इलाके में एक शख्स की मौत कालका एक्सप्रेस से कटकर के हुई और हादसे के बाद ट्रेन रुकी तो उसे देखने के लिए कई लोग ट्रेन से उतरे। इस बीच दूसरे ट्रैक पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पर आ गई, जिससे 4 लोगों की कटकर मौत हो गई। मृतकों में से 3 की पहचान कर ली गई है, 2 की पहचान अब भी जारी है। तो बहुत दुखद घटना ये, कालका एक्सप्रेस से कट करके एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे को देखने के लिए जब लोग ट्रेन से उतरे तो दूसरे ट्रैक पर भी अचानक से ट्रेन आ गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रेन आ रही थी और क्या किसी को सुनाई नहीं दिया। यहाँ पर 3 और लोगों की कट करके 4 और लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 5 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में ट्रेन से कट करके कालका एक्सप्रेस से कट करके एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। पहचान 3 लोगों की कर ली गई है, एक शख्स का भी पता नहीं चल पा रहा। देखिए, ये तेंदुई खुर्द गांव के पास में जो रेलवे ट्रैक है, वहां से कालका एक्सप्रेस गुजर रही थी और एक मैन रन ओवर की घटना के कारण ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। उस थोड़ी देर रुकने के कारण संभवतः कुछ और यात्रियों में जो जिज्ञासावश कई सारे यात्री वहां पे उतर गए और उसी समय जो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरी ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही थी जो प्रयागराज की तरफ जा रही थी। तेज़ी से आने के कारण उस ट्रेन के चपेट में आने से 4 अन्य यात्रियों की उस दुर्घटना में जान चली गई है। सभी के बॉडीज़ को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है। उसमें से 3 लोगों की शिनाख्त हो गई है। एक जो सबसे पहला मैन रन ओवर वाला जो केस के संबंध में जो डेड बॉडी थी उसकी शिनाख्त हो गई है। उसके अतिरिक्त 2 अन्य बॉडीज़ की भी शिनाख्त हो गई है और इसके अतिरिक्त जो 2 अन्य बॉडीज़ हैं उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ साथ रेलवे, जीआरपी और सभी लोगों के द्वारा इसमें इंक्वायरी भी की जा रही है और जो संबंधित विभाग के द्वारा जो भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई अपेक्षित है वो सुनिश्चित की जा रही है। मोदी सरकार आज देश की आधी आबादी को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार आज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश करने जा रही है। इनमें महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करना है और इन तीनों बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। लोकसभा बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया गया है। 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग होगी और वहीं राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे, जहां पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। 18 अप्रैल को ही राज्यसभा में चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। मोदी सरकार ने बिल को लेकर के पूरी तैयारी कर ली। वहीं विपक्ष भी बिल के विरोध में उतर आया है। विपक्ष का कहना यह है कि वो महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन इससे जुड़े परिसीमन को लेकर के उसका विरोध है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। इक्कीसवीं सदी की नारी को मोदी सरकार की सौगात। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है नारी शक्ति को नई ताकत देने की तैयारी। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। मोदी सरकार आज देश की आधी आबादी को बड़ी सौगात देने जा रही है।
मोदी सरकार संसद में आज 3 अहम विधेयक पेश करने जा रही है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाला विशेष सत्र संसद से लेकर देश की राजनीतिक दिशा तक के लिए काफी अहम है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। मोदी सरकार संसद में जो 3 बिल लाने जा रही है उनमें पहला संविधान संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026। इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करना है। इन तीनों बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया गया है। 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। वहीं राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे, जहां चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। 18 अप्रैल को ही राज्यसभा में चर्चा के बाद वोटिंग करवाई जाएगी। मोदी सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देगा, बल्कि लोकसभा की विधायी संरचना को भी बदल देगा। भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। इन बिलों के संसद में पास होने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 अहम बदलाव होने जा रहे हैं। पहला, लोकसभा में 33% महिला आरक्षण का रास्ता साफ होगा। दूसरा, नए बदलाव में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है। चौथा, एक बिल में परिसीमन आयोग बनाए जाने का भी प्रपोजल है। संसद का इस सत्र में ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का बिल नहीं है, ये ऑल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी और एक तरीके से पूरा देश का बिल है। देश के महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो जगह मिलने जा रहे हैं, ये किसी एक दल का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद भी दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने पिछली बार जब पहला इसको पारित किया था, तब सब पार्टी ने मिलकर के नारी शक्ति अधिनियम को बनाया, सब मिलकर के बनाया।
और इस बार भी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो अमेंडमेंट जो लेके आ रहे हैं, ये बीजेपी एनडीए बिल्कुल नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल पार्टी की ओर से ये बिल लेके आ रहे हैं। वहीं विपक्ष मोदी सरकार के इन बिलों का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बड़ी चालाकी से महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ दिया है। इससे सरकार के इरादों पर यकीन नहीं किया जा सकता। We all are in favor of women's reservation bill, and secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament and all opposition parties. विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेगा, लेकिन बिल का विरोध करेंगे। विपक्ष की मांग है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए। महिला आरक्षण मौजूदा लोकसभा के आधार पर 2029 में लागू किया जाए। परिसीमन 2026 की जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद किया जाए। विपक्षी पार्टियां परिसीमन के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल में नया सियासी सिरा निकाल दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण बिल लाकर ओबीसी महिलाओं का हक मार रही है। साथ ही छोटे राज्यों का संसद में नेतृत्व कम करने की तैयारी हो रही है। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। इनका जो प्रपोजल है इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो, अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी। इन 3 बिलों के पास होने से लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर करीब 850 हो सकती हैं। इनमें से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। सरकार कह रही है कि ये आधी आबादी को उनका हक देने का ऐतिहासिक मौका है, जबकि विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस के साथ दक्षिण भारत की पार्टियां भी विरोध में हैं। तमिलनाडु के सीएम और डीएम के नेता एमके स्टालिन का कहना है कि मोदी सरकार दक्षिण भारत के राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, उनके हक को मारा जा रहा है। स्टालिन ने आज पूरे राज्य में लोगों से विरोध करने के लिए कहा और इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे लहराए जाएंगे। डिलिमिटेशन के नाम पर केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी लिमिट को पार करते हुए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीयों के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की अगर कोशिश की जाती है तो तमिलनाडु उसे देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा। हर परिवार सड़क पर आकर विरोध करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार किसी की सही बात को सुनना ही नहीं चाहती और इस बार भी नहीं सुना। कानून में संशोधन लाकर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज को दबाना चाहती है। इस नए बिल से उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर आ जाएगा। तो एक तरफ मोदी सरकार देश की आधी आबादी को महिला आरक्षण बिल के जरिए ताकत देने जा रही है। इस बिल के पास होने से संसद और राज्य की विधानसभा में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। खुश हो रही है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारा ध्वनि को शक्ति देने का, महिला का ध्वनि को इज्जत देने का काम देश में हो रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इतना साल का मांग था
महिला को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी ये मोदी जी करके दिखा रहे हैं, मोदी जी ये तो मुमकिन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन जो लाया जा रहा है पार्लियामेंट के विशेष सत्र में, उसका समर्थन करने के लिए आप सब राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर, दल और विचारधारा की भिन्नता छोड़कर सर्वसम्मति से इस संशोधन को पारित करिए, ताकि ये जो 33% आरक्षण है महिलाओं का, ये 2029 के ही चुनाव में लागू हो जाए। क्योंकि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। भारत माता की जय। कांग्रेस के राज में तो हम लोगों ने देख लिया, बातें होती थी पर कभी कुछ जमीन पे आया नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में महिलाओं का दर्द को समझा और समझ करके इसको महिला आरक्षण के एक जो अब पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं वहां तक ले जाने का काम कर दिया। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। कोई तो लोग बहुत दिनों से आश्वासन दे रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको जमीन पे लाने का काम कर दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये अभी स्पेशल सेशन होगा 3 दिन का, इस 3 दिन के अंदर मोर और लेस एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट और उसके नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर आई एम श्योर महिला आरक्षण लागू हो जाए। जो नारी अभिनंदन वंदन बिल 2023 कल फिर से आ रहा है संसद में, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उन बहनों की चिंता की जो राजनीति में आना चाहती थी और उनको मौका नहीं मिलता था, उसके लिए बिल लाए। और जब 33% आरक्षण हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी बहनें विधानसभा में और लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करेंगी। देखिए, महिलाओं को मौका मिल रहा है तो उनको मौका मिलना चाहिए। सीटों का हर पार्टी को अपनी जो भी सीटें हैं उन पर संतुलन बनाने का कार्य करना चाहिए और महिलाओं को आगे लाने का। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के जहां पर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में मोदी सरकार के इस कदम को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है। महिला आरक्षण संशोधन बिल के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से खास बातचीत इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने की है, सुनिए। देश की आधी आबादी के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है और बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके कार्यकाल में तमाम महिलाओं को सशक्त करने की योजनाएं लाई गई हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये कहा जाए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक समाज का, आधी आबादी के सपने के का बदलाव है और एक सशक्त जरूरत रही है अगर कहा जाए नारी शक्ति की। कैसे देखिए? ये बात सही है कि ये युगांतकारी निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है और शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है जब हमारे पार्लियामेंट में 33% का आरक्षण माता बहनों को देकर के नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके बलबूते पर भविष्य में लोकसभा विधानसभा में एक अलग तस्वीर निकल कर आएगी और अब देश और प्रदेश की छवि दुनिया में बहुत शक्ति संपन्न होगी। आधी आबादी का सम्मान देने का मतलब अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ने का भी है जो मात्र सत्ता प्रधान हमारी संस्कृति से हमको जोड़ता है। सर, निश्चित तौर पे 21वीं शताब्दी में कहा जाए, जैसा कि आपने कहा, अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है और नारी शक्ति के लिए एक बेहद जरूरी कदम भी रहा है। विपक्ष को लेकिन अब इसमें भी ऐतराज है, कोटे के अंदर कोटे की बात आ रही है कि 33% आरक्षण तो ठीक है, लेकिन ओबीसी को, तमाम जो हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये सेपरेशन, कोटे के अंदर कोटा, इसे कैसे देखते हैं ऐसे में, जबकि लंबे समय बाद ये बिल आ रहा है? देखिए, जो बात फ्लोर पे हो सकती है वो फ्लोर पे बोले ना। आप पहले से विरोध क्यों कर रहे हो? आप विरोध कर रहे हो तो आपकी कीमत चुकाना पड़ेगी। एक तरफ आप महिला आरक्षण विधेयक की बात करते थे, जब माननीय मोदी जी 3 शताब्दी से लटके हुए इस निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि खास करके 3 दशक से जिस बात को लिए लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो समय आया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस नारी सशक्तिकरण अधिनियम को पास कराना चाहिए।